है, रुझान तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में 40 सीटों पर आगे है। रुक करेंगे अपने साथी मुकुल बताएंगे आंकड़ों के साथ और क्षेत्रवार तरीके से। ओवर टू यू मुकुल। बात की जाए जिस तरीके से लगातार जो रुझान है वो तेज गति के साथ बढ़ रहे हैं और ताज़ा स्थिति क्या है वो अपने दर्शकों को हम यहाँ बता देते हैं किस तरीके से अभी जो रुझान चल रहे हैं। साथ ही साथ कुछ देर बाद हम देखेंगे जो परिणाम में परिवर्तित होते नजर आएंगे। फिलहाल सबसे पहले अगर पश्चिम बंगाल की बात की जाए, देखिए क्या स्थिति है वहाँ पर, आइए अपने दर्शकों को बता देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बीजेपी जो है करीब 40 सीट पर नजर आ रही है। इसके साथ साथ टीएमसी की अगर बात की जाए जिसमें उसके सहयोगी दल भी हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से फिलहाल 11 सीटें यहाँ पर उसकी नजर आ रही हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही कि कैसे जब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये तमाम वो परिणाम है जिसके चलते अभी जो स्थिति है उसमें फेरबदल नजर आएगा। पश्चिम बंगाल की खासतौर से अगर बात की जाए, फिलहाल आप देख सकते हैं कैसे लगातार जो तेजी है वो इनमें दिख रही है और बीजेपी एक बढ़त के साथ, जिसकी लगातार बात कही जा रही थी कि एक बड़ी बढ़त जो है बीजेपी वो यहां लेती हुई नजर आएगी। पश्चिम बंगाल के साथ साथ अगर बात की जाए यहाँ केरलम की, यहाँ क्या स्थिति चल रही है वो भी अपने दर्शकों को बता देते हैं। आप देख सकते हैं एलडीएफ की अगर बात की जाए, फिलहाल यहाँ 6 सीटों पर ये नजर आ रही है आगे, और इसमें भी आप देख सकते हैं सीपीआईएम की 5 सीटें हैं, सीपीआई की 1, जबकि जो दूसरे सहयोगी दल हैं उनका भी खाता नहीं खुला है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं यहाँ पर यूडीएफ की, तो फिलहाल 19 सीटें जो हैं वहां पर नजर आ रही हैं, जिसमें कांग्रेस को थोड़ी सी बढ़त जो है वो जरूर मिल रही है। इसके साथ अगर बात की जाए बीजेपी की, तो आप देख सकते हैं यहां भी खासतौर से 3 सीटें जो हैं वो फिलहाल नजर आ रही हैं, जहां पे बढ़त हम कह सकते हैं कि बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है। केरलम के बाद अब आइए रुक कर लेंगे कैसे जो दूसरे राज्य हैं वहां पर स्थिति जो है अब नजर आ रही है। जो ताजा स्थिति फिलहाल हम देख पा रहे हैं तमिलनाडु की अगर बात की जाए, आपको बता दें डीएमके की अगर बात करें तो करीब 13 सीटें सहयोगी दलों के साथ, एआईएडीएमके की अगर बात की जाए तो 5, और टीवीके देखिए किस तरीके से निर्णायक भूमिका की बात कही जा रही थी टीवीके की, और फिलहाल 6 सीटों पर वो यहां आगे नजर आ रही है। जो ताज़ा रुझान हमारे सामने आ रहे हैं, इसके साथ साथ अगर आपको बता दें असम की भी बात की जाए, असम में क्या जो लेटेस्ट टैली फिलहाल अभी तक मिल रही है उसमें आप देख सकते हैं बीजेपी की अगर बात की जाए करीब 36 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। इसमें अगर आपको बता दें जो सहयोगी दलों की अगर बात करें, एजीपी जो कि करीब 5 सीट है, और उसके साथ साथ बीजेपी अकेले 31 सीटों पर आगे बनी हुई है। जबकि अगर बात की जाए यहाँ पर कांग्रेस की, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से 7 सीटों पर है फिलहाल, और कैसे एक बहुत ही धीमी चाल यहाँ कांग्रेस की नजर आ रही है। इसके अलावा भी एआईयूडीएफ की अगर बात की जाए तो अभी खाता इसका नहीं खुला है। तो ये तमाम नतीजे जो है, रुझान जो है वो फिलहाल आ रहे हैं। इसके साथ ही पुडुचेरी की अगर बात करें तो कराईकल साउथ से आपको बता दें भाजपा जो है वो यहाँ पर आगे चल रही है। अभी तक जो ताज़ा जानकारी मिली है, बीजेपी जो है 1 सीट पर यहाँ पर आगे अभी फिलहाल चल रही है ताज़ा जानकारी के अनुसार। और इसके साथ साथ ये नतीजे जो हैं बहुत तेजी के साथ ऋतु हम देख पा रहे हैं किस तरीके से बदलते नजर आ रहे हैं जो रुझान है तमाम। और आपको बता दें इस कराईकल साउथ से यहाँ पर मुर्गन जो है वो फिलहाल आगे हैं। इसके अलावा खासतौर से सबसे महत्वपूर्ण है पश्चिम बंगाल के जो नतीजे हम देख पा रहे हैं, जो रुझान हम देख पा रहे हैं कैसे वो बड़ी तेजी के साथ बदलते हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर से अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अब 42 सीटें जो हैं बीजेपी की वो अब हमें नजर आ रही हैं। टीएमसी जो है 11 सीटों पर, और आईएनसी 2 सीटें फिलहाल यहाँ नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें अगर बात करते हैं यहाँ पर तमिलनाडु की, तो यहाँ पे जो मुख्यमंत्री हैं स्टालिन वो फिलहाल पीछे चल रहे हैं। इसके अलावा खासतौर से इस बात का हमें ध्यान देना होगा कि किस तरीके से और भी कई सीटें थी। अब एआईडीएमके जो है क्या थोड़ी सी गति उसको यहाँ पर मिलेगी नहीं, क्योंकि अभी तक अगर देखा जाए तो करीब 5 सीटें जो हैं वो जरूर हम यहाँ देख पा रहे हैं। लेकिन कैसे टीवी के जो है वो फिलहाल यहाँ पर एक निर्णायक भूमिका में नजर आएगी या नहीं, और ये जो रुझान है कैसे नतीजों में परिवर्तित होंगे, कैसे तमाम सीटें जो हैं वो अभी तक हम देख पाएंगे नहीं। ये महत्वपूर्ण अभी जो ताज़ा स्थिति बनी हुई है वो हमने आपको बताई। ओवर टू यू ऋतु। बहुत शुक्रिया मुकुल, और निश्चित तौर से आपने सभी राज्यों के जो मौजूदा आंकड़े बताए, और बंगाल को लेकर जो सियासी खबर लगातार ऋतु हम चर्चा कर रहे थे, इस वक्त आंकड़ा 43 बीजेपी के हक पे पहुंचता नजर आ रहा है, और टीएमसी वहां पर 15 सीटों के साथ बढ़त बनाए। लेकिन स्थिति अगर असम की बात की जाए तो असम में क्लियर कट मेजॉरिटी 37 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ बीजेपी दिखाई पड़ रही है, और कांग्रेस महज 8 सीटों पर सिमट रही है फिलहाल। जी हाँ, और वही अगर केरलम की भी हम बात करें तो केरलम में भी जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें यूडीएफ 21 सीटों पर आगे है, भारतीय जनता पार्टी 2 पर और लेफ्ट 9 पे बनी हुई है। तो उधर तमिलनाडु में भी डीएमके 13 सीटों पर आगे, एआईएडीएमके 5 पर, टीवीके 6 सीटों पर आगे। यानी टीवीके को लेकर जो अरेंद्र बात हो रही थी वो रुझानों में दिखाई दे रही है। कई एग्जिट पोल में उन्हें किंग मेकर भी बताया गया था। जी, तो 6 सीटों पर अगर टीवीके आगे है तमिलनाडु में, तो ये भी एक तरह से तमिलनाडु के रुझानों में और तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन है। लेकिन सबकी निगाहें पश्चिम बंगाल पर लगातार लगी हुई हैं। 43 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी इस समय आगे चल रही है।
15 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस है। बिल्कुल, और ये जनादेश 2026 का सिलसिला जारी रहेगा। डीडी न्यूज पे सबसे विश्वसनीय सटीक आंकड़ों के लिए आप लगातार बने रहिए। फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार हमारे सहयोगियों का एक नया पैनल आपके साथ जुड़ेगा और ये रुझान और नतीजों का विश्लेषण, ग्राउंड रिपोर्ट लगातार जारी रहेगी। फिलहाल इस पेशकश के लिए मुझे और मेरी सहयोगी ऋतु, हम दोनों को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार। जनादेश के प्रायोजक थे सेल सिक्योर टीएमटी, देश का सरिया। सेल सिक्योर टीएमटी, देश का भरोसा। तो डीडी न्यूज पर ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है। जनादेश 2026 की बात की जाए और अभी तक की जो ताजा स्थिति है वो आपको आइए एक बार फिर बता देते हैं यहाँ पर क्या स्थिति बनी हुई है। पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर करीब 61 सीटें हैं जिनके जो रुझान है वो हमारे सामने आ चुके हैं। किस तरीके के रुझान वो आए हैं आइए आपको जल्दी से समझा देते हैं। यहाँ पर पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए, अगर यहाँ पे हम देखते हैं 61 रुझान जो अभी तक आए हैं, इसमें आप देख सकते हैं जो बीजेपी है करीब 42 से 43 सीटों पर यहाँ आगे चल रही है। टीएमसी की अगर बात की जाए तो करीब वो 16 से 17 सीटें, और ये लगातार देखिए जो रुझान है वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो 2 सीटें हैं। तो ये पश्चिम बंगाल की स्थिति है किस तरीके से बदल रही है। लेकिन इसके साथ साथ एक और जो बड़ा अपडेट है तमिलनाडु से, आपको बता दें डीएमके के 3 बड़े जो नेता हैं वो लगातार पीछे चल रहे हैं। और फिलहाल जो स्थिति है उसमें अगर बात की जाए उदयनिधि स्टालिन की अगर हम बात करें, इसके साथ साथ एमके स्टालिन की बात करें, ये अलग अलग स्थिति जो है वो यहाँ पर बनी हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं अगर डीएमके की हम बात करते हैं यहाँ पर क्या स्थिति है, 11 सीटें, ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही है कि कैसे अगर हम देखते हैं यहाँ पर अगर जिलेवार भी अगर बात की जाए क्या स्थिति बनी हुई है वो आपको यहाँ बताने की कोशिश करते हैं। किस तरीके से जब हम ना सिर्फ जिलेवार नतीजों की भी बात करेंगे लेकिन उससे पहले जो कैसे जो क्षेत्रवार स्थिति बनी हुई है वो भी एक बार समझ लेते हैं क्या स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है। अगर हम बात करते हैं तमिलनाडु की तो क्या स्थिति देखिए, उत्तर तमिलनाडु की अगर बात की जाए जहाँ आपको बता रहे थे किस तरीके से कई ऐसे बड़े नेता हैं, बड़े नाम हैं जो कि पीछे चल रहे हैं। उत्तर तमिलनाडु की अगर फिलहाल बात करते हैं तो आप देख सकते हैं ये आंकड़े अभी के हैं। 2021 की अगर बात की जाए तो किस तरीके से डीएमके यहाँ पर हमने देखा था करीब 63 सीटें लेकर आई थी और एआईडीएमके की अगर बात की जाए 20 सीटें थी यहाँ पर। लेकिन अब अगर हम देखें तो जो ये फाइट है ये ज्यादा दूरी इसमें नजर नहीं आ रही है। डीएमके प्लस 4 सीटों पर आगे चल रही है, एआईडीएमके की अगर बात की जाए वो 3 सीटों पर आगे, और उसके साथ साथ अगर देखा जाए जो अदर्स है उनकी भूमिका भी यहाँ पर अहम हो जाती है। इसके साथ साथ ये तो बात हुई तमिलनाडु की, लेकिन अगर हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल के जो अगर क्षेत्र की बात की जाए वहां पे किस तरीके से अभी तक के जो नतीजे हम आपको बता रहे थे, 61 से ज्यादा ऐसी जो सीटें जिनके रुझान अब हमारे सामने आ चुके हैं, करीब 63 सीटों के रुझान वहां पर आ चुके हैं। जलपाईगुड़ी अगर की हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से बीजेपी जो है वो 21 सीटें लेकर आई थी 2021 में, और अब अगर देखा जाए तो 5 सीटों पर लगातार एक बढ़त बनाए हुए है, यानी आगे चल रही है। टीएमसी अभी यहाँ पर खाता भी नहीं खोल पाई है। पश्चिम बंगाल की स्थिति आपको यहाँ बता रहे हैं किस तरीके से अगर बीजेपी की हम बात करें तो कुल मिलाकर 43 सीटों पर वो आगे चल रही है। जलपाईगुड़ी की स्थिति आपने यहाँ पर देख ली किस तरह की रही है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए मालदा की, मालदा क्षेत्र में आप देख सकते हैं जो बीजेपी है वो 11 सीटें लेकर आई थी 2021 में, जहां पे हमने देखा था कि मार्जिन जो था बहुत ज्यादा बड़ा अंतर नहीं था वहां पर। साथ ही टीएमसी की अगर बात की जाए 38 सीटें थी, लेकिन अब की अगर हम बात करें तो बीजेपी यहां पर 3 सीटों पर आगे चल रही है, टीएमसी 5 सीटों पर है, और इसी वजह से हम बता रहे हैं कि जो मार्जिन था वो ज्यादा नहीं था। और अब आप देख सकते हैं किस तरीके से वाकई ये जो अंतर है क्या और ज्यादा बढ़त के रूप में नजर आएगा बीजेपी के लिए। और खासतौर से अगर बात की जाए मेदिनीपुर की, ये एक चर्चित क्षेत्र इस तरह का अगर देखा जाए, यहाँ बीजेपी की अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं 2021 में 23 सीटों पर आगे थी और अभी फिलहाल 21 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। एक बड़ा अंतर आप देख सकते हैं जो कि यहाँ पे नजर आ रहा है। टीएमसी की अगर बात की जाए तो 33 सीटें थी 2021 में, लेकिन यहाँ पर फिलहाल 4 सीटों पर एक बढ़त जो है वो टीएमसी को मिल रही है। लेकिन बीजेपी आप देख सकते हैं किस तरीके से करीब 21 से ज्यादा सीटों पर आगे चल रही है। तो पश्चिम बंगाल में 63 सीटों के जो रुझान है वो लगातार आपको हम बता रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर आए हैं। इसके अलावा बर्धमान की भी अगर बात की जाए तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि बीजेपी जो पहले 2021 में 8 सीटें थी, लेकिन वहां पर अब 6 की स्थिति है। टीएमसी जो कि 46 सीटें लाई थी 2021 में, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 पे ही है, यानी
टक्कर जो है, बराबरी जो है वो यहाँ देखने को मिल रही है, और कैसे जो रुझान है और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, कैसे नतीजों में बदलेंगे, ये लगातार आपको हम बताएंगे। और खासतौर से अभी तक अगर देखा जाए करीब 68 सीटों के रुझान जो हैं वो आ चुके हैं, जिसमें करीब भाजपा 43 सीटों पर आगे है। इसके साथ साथ कांग्रेस 2 और तृणमूल की अगर बात की जाए टीएमसी की, वो 23 सीटों पर आगे चल रही है। तो ये तो बात हुई पश्चिम बंगाल की। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं असम की भी, असम के कई ऐसे क्षेत्र, खासतौर से अगर हम निचले असम की पहले बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं क्या स्थिति बनी हुई है। बीजेपी जो है 2021 में खासतौर से 13 सीटों पर थी और अब 11 सीटों पर थी। तो ये लगातार ताजा जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और आइए अब एक बार फिर से हम यहाँ पे रुक कर लेते हैं स्टूडियो का और जानते हैं क्या ताजा स्थिति पांचों राज्यों से हमारे पास आ रही है। जनादेश के प्रायोजक हैं सेल सिक्योर टीएमटी, देश का सरिया। सेल सिक्योर टीएमटी, देश का भरोसा। नमस्कार, मैं हूं रीमा पराशर और मेरे साथ है मेरे सहयोगी प्रखर श्रीवास्तव। 5 प्रदेश, निगाहें सबकी लगी हुई हैं। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में काउंटिंग जारी है और आज का दिन बेहद ही अहम है और खास है। कौन किस पर 19 साबित होगा और कौन 20 साबित होगा, ये बस कुछ ही घंटों में तस्वीर साफ हो जाएगी। बड़ा सवाल यह है कि क्या बंगाल में ममता बनर्जी की फिर वापसी होगी या फिर भाजपा टीएमसी की जीत का तिलिस्म तोड़ेगी। असम में बीजेपी हैट्रिक लगाएगी या नहीं, यह भी एक बड़ा सवाल है। या तमिलनाडु और केरल में बीजेपी दिल जीतेगी, यह भी एक सवाल है। और पल पल की खबर आप तक पहुंचाने के लिए ग्राउंड जीरो पर हमारे रिपोर्टर्स पांचों राज्यों में डटे हुए हैं, तैनात हैं, चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। हर खबर आप तक पहुंचेगी सटीक विश्लेषण के साथ और सटीक आंकड़ों के साथ। और देखिए, पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर आ रही है क्योंकि निगाहें भी पश्चिम बंगाल पर लगी हुई है। ये खबर जनादेश में ब्रेकिंग न्यूज। पश्चिम बंगाल के शुरुआती रुझानों में भाजपा फिलहाल आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बंगाल से 68 सीटों के रुझान सामने आने शुरू हो गए हैं और उसमें भाजपा 43, कांग्रेस 2 और तृणमूल कांग्रेस 23 सीटों पर आ गए। तो प्रखर, अब तक की ये सबसे बड़ी खबर है। और सबसे बड़ी खबर इस वक्त की है कि भवानीपुर सीट, ममता बनर्जी की सीट पर शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं। हालांकि ये शुरुआती रुझान है, लेकिन ये संकेत दे रहे हैं कि भवानीपुर में ममता दीदी बुरी तरह से फंस चुकी हैं। जिस तरह से पिछली बार वो नंदीग्राम में ट्रैप हुई थी, इस बार भवानीपुर में हो गई है और शुभेंदु अधिकारी इस वक्त आगे चल रहे हैं। एक बहुत बड़ा झटका ना केवल पूरी टैली में टीएमसी को नजर आ रहा है जो 23 सीटें पिछली बार की तुलना में लूज करती दिखाई दे रही है, बल्कि भवानीपुर से टीएमसी के लिए बहुत 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 बुरी खबर, ममता बनर्जी पीछे चल रही है। और देखिए, कई सारी और सीटों पर भी भाजपा की 4 महिला प्रत्याशी रुझानों में आगे दिखाई दे रही हैं। महिला शक्ति, नारी शक्ति, जिसकी बात लगातार की जा रही थी, वो इस बार बहुत क्रूशियल साबित होगी। तो पश्चिम बंगाल के शुरुआती रुझानों में भाजपा आगे दिखाई दे रही है। कुछ टैली हम जल्दी से दिखा देते हैं। बंगाल से 68 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं और जनादेश में इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज यही है। अब जरा पुडुचेरी का भी पहला रुझान देख लेते हैं प्रखर। पुडुचेरी के पहले रुझान में अगर हम देखें तो फिलहाल बीजेपी 1 सीट पर आगे दिखाई दे रही है। ये भी एक बड़ी बात हो जाएगी अगर पुडुचेरी में भी कराईकल साउथ रिपीट कर देती है, एनडी फिर से आ जाती है, तो ये एक अच्छी खबर होगी। उत्तर से तो अच्छी खबरें आती रही हैं, पूर्व से एक अच्छी खबर बीजेपी के लिए आ रही है और दक्षिण से भी बीजेपी के लिए पुडुचेरी से अच्छी खबर आ रही है। और असम में देखिए 43 सीटों पर रुझान आने शुरू हो गए हैं। बीजेपी गठबंधन 37 सीटों पर आगे है। 37 सीटें, यानी कि एक तरीके से क्लियर 90% सीट्स, 90% सीट्स पे इस वक्त जो स्ट्राइक रेट है, इस वक्त रुझानों में हम बार बार बता रहे हैं, ये रुझान है, नतीजे नहीं है, लेकिन 90% स्ट्राइक रेट ये नजर आ रहा है। मतलब ये 90, 100, 105 के आसपास बीजेपी जाती दिखाई दे रही है और ये हिमंता के लिए, बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी जीत इसको असम के अंदर माना जाएगा। और प्रखर देखिए, जो अभी हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए वो भी आगे चल रहे हैं, प्रद्युत बोरदोलोई। तो कुल मिला के अब केरलम में 9 सीटों का रुझान भी आना शुरू हो गया है और 9 सीटों के रुझान में अगर केरलम की बात करें तो कांग्रेस 4, लेफ्ट 4, भाजपा और अन्य 1-1 सीट पर आगे हैं। तो यहाँ फिलहाल दोनों ही आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, कांग्रेस भी लेफ्ट भी। नेमोम से केरलम भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर फिलहाल पीछे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह से केरलम में 1 सीट पर भी अगर बीजेपी आगे है तो इसको एक पेनिट्रेशन माना जा सकता है। इसी तरह से पश्चिम बंगाल में भी
बीजेपी ने इसी तरह से छोटी सी एक एंट्री मारी थी और उसका नतीजा हम ऊपर टैली में आज 15-20 साल बाद देख रहे हैं कि 47 सीटों पर इस वक्त बीजेपी आगे है। यानी सीधे सीधे पिछली बार की तुलना में 20 सीटों का फायदा होता बीजेपी को नजर आ रहा है। वहीं पर टीएमसी जो है वो 28 सीटों पर आगे, 23 सीटों का नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। और धीरे धीरे जैसे जैसे समय गुजरेगा तस्वीर साफ होगी और अगर यही जो रुझान दिखाई दे रहा है, अगर ये रुझान बना रहता है तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए एक बड़ी खबर है और वो कहीं ना कहीं इतिहास बनाती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये सिर्फ रुझानों की बात है, नतीजे और रुझान भी जब 10, 12, 15 राउंड हो जाएंगे तब हम उसको स्थायी मान सकते हैं। बहुत शुरुआती रुझान है, हम ये बार बार स्पष्ट कर देना। और हम जरा ये भी बता दें कि आप जनादेश डीडी न्यूज हैशटैग के साथ सबसे पहले और सटीक नतीजे जो कि आ रहे हैं लगातार वो आप देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल देखिए भवानीपुर किसी की जरा चर्चा करेंगे। ममता बनर्जी, शुवेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं और ममता बनर्जी भवानीपुर से पीछे चल रही हैं। और भवानीपुर इस बार सबसे ज्यादा वो सीट अहम मानी जा रही थी कि बीजेपी ने स्लोगन दिया था अगर भवानीपुर जीत गए तो समझिए पश्चिम बंगाल पर भी जीत दर्ज करा ली जाएगी। देखिए रीमा, कहना जल्दबाजी होगा लेकिन राजनीति में एक बॉडी लैंग्वेज बहुत मायने रखती है। और जो हमने देखा था कि जिस तरह से स्ट्रांग रूम के बाहर ममता दीदी 4 घंटे तक बैठी रहीं और 4 घंटे तक भवानीपुर में उनका एक स्ट्रांग रूम के बाहर बैठना उस वक्त एक संकेत दे रहा था कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ये बात जानती हैं कि भवानीपुर की जंग उनके लिए आसान नहीं होने वाली है। वहीं शुवेंदु का अगर आप बॉडी पोस्चर या उनका एक पॉलिटिकल तरीका देखेंगे तो वो खुद नहीं पहुंचे, उन्होंने अपने चुनावी एजेंट जो एडवोकेट है उनको 4 घंटे तक ममता बनर्जी के सामने बिठाया। मतलब एक तरफ सीएम, राज्य की कार्यवाहक सीएम बैठी हुई थी और वहीं एक चुनावी एजेंट शुवेंदु अधिकारी के बीजेपी के उनके सामने 4 घंटे तक बैठे रहे। तो ये दिखा रहा था कि कौन कितना जीत को लेकर कॉन्फिडेंट है और ये अब जो है रुझानों के अंदर नजर आ रहा है। लेकिन ये बहुत शुरुआती रुझान है और बदल भी सकते हो। बड़ी खबर और बड़ी जलूकबारी उस वहां से हेमंत बिस्व शर्मा आगे चल रहे हैं बीजेपी के। जाहिर तौर पर आगे चलना ही था क्योंकि उनकी तो सीट एक तरीके से आश्वस्त मानी जा रही थी। असम एक ऐसा राज्य रहा इस पूरे चुनाव में जिसको लेकर बहुत अटकलें नहीं रही। हालांकि गौरव गोगोई जोरहाट ये भी अभी ट्रेंड आ रहे हैं, आगे चल रहे हैं कांग्रेस के। थोड़ी मेहनत उन्होंने की लेकिन बहुत सारे बैकफायर भी हुए इस चुनाव में असम कांग्रेस को, जिसकी वजह से ऐसा माना जा रहा था कि शायद बीजेपी जो है वो बढ़त बना लेगी। बीजेपी का कोई, कांग्रेस का असम में कोई दाव चला ही नहीं। जो उनका आखिरी तुरुप का पत्ता था, जो उन्होंने एक कथित तौर पर फर्जी कागजात लगाकर जो पवन खेड़ा से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो बूमरैंग कर गया क्योंकि उस पर किसी ने भरोसा नहीं किया। महज 2 या 3 घंटे के अंदर उसका फैक्ट चेक हो गया और जिस तरह से उन्होंने एक पूरी कानूनी कार्रवाई झेली तो वो एक आखिरी जो तुरुप का पत्ता था कांग्रेस का, वो भी असम में जो है नाकाम हो गया। अच्छा देखिए, कुछ खास मेहमान अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ एसएन सिंह जी बीजेपी मुख्यालय से जुड़ गए हैं इस वक्त। प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी समीर चौगावकर जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। 2 और खास मेहमान हमारे साथ है कोलकाता से और हमारे स्टूडियो में। लेकिन एसएन सिंह जी, अभी तो देखिए बहुत शुरुआती रुझान है, आश्वस्त दिख रहे हैं कि आप तो मतलब अभी से सुबह सुबह लग रहे हैं कि मतलब बहुत काम कर लिया आपने। जी देखिए, 2 चीज़ तो फिक्स हो गया है। टैली तो घटती बढ़ती रहेगी शाम तक, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनना पश्चिम बंगाल में फिक्स हो गया है और ममता दीदी की विदाई फिक्स हो गई। ये दोनों चीज़ें नोट कर लीजिए और शाम को फिर हम लोग बैठेंगे तो हम आपको जो है धन्यवाद भी देंगे और मिठाई भी खिलाएंगे। एक बात। दूसरी बात, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी जो कहती है ना कार्यकर्ता बेस पार्टी है, कार्यक्रमों को चलाती है, जनता को जोड़ने का कार्य करती है, थोड़ा पीछे जाइए। 2006 में 1.9% वोट भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में पाती है, तब भी वो लगातार संघर्ष करती रहती है और उस संघर्ष में ऐसा होता है कि हमारे 300 कार्यकर्ताओं की जान चली जाती है। और ये एनालिसिस तो होगा ही। देखिए ये तो एनालिसिस होगा ही और हो भी रहा था। ममता बनर्जी ने आज सुबह सुबह कह दिया कि कल रात भर बिजली काट दी भवानीपुर की। नहीं, अब देखिए क्या होता है, जब कोई भी विद्यार्थी जब हार रहा होता है या प्रश्न पत्र उसके समझ में नहीं आते हैं तो वो आरोप प्रत्यारोप शुरू करता है कि वो बिजली चली गई थी या प्रश्न पत्र हमारे उस सिलेबस के बाहर आया था। तो ये ममता बनर्जी इस तरह कार्य करती है। नहीं तो आप देखे होंगे कि अगर सेंट्रल की कोई एजेंसी जाती है तो ये लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई मुख्यमंत्री कहती हैं कि आपका यहाँ पे क्या काम है। मतलब आप क्या भारत का अंग पश्चिम बंगाल को नहीं मान रही थी? अगर भारत की कोई भी एजेंसी कहीं पे भी जाके कार्य कर सकती है पारदर्शिता से, अगर पारदर्शिता से कार्य कर रही है तो आपको आपत्ति क्या है? तीसरी बात, आप देखे होंगे कि पश्चिम बंगाल की जनता ने 3 बार ममता बनर्जी की सरकार बनाई, लेकिन बार बार जब रीमा जी भी पूछ रही थी कि आपने क्या कार्य किया, उनके बहुत सारे प्रवक्ताओं से भी आप पूछ रही थी कि 4-5
आप चीजें गिना दीजिए कि आपने कितने कल कारखाने बना दिए, आप जीडीपी पश्चिम बंगाल की क्या है, ग्रोथ रेट क्यों कम है, क्यों वहाँ हत्याएं होती हैं, तो कोई भी जवाब नहीं आता था। तो गोलमोल कितने दिन तक करेंगे। और मैं एक बात और कहूँगा, श्रद्धेय अटल जी कहते थे कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। तो आज वो परिणति दिखने को आ रही है कि हमारे कार्यकर्ताओं के दम पे, हमारे कार्यक्रम के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों को पश्चिम बंगाल की जनता ने इतना आशीर्वाद दिया कि पूर्ण बहुमत की रीमा जी, पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की अपने दम पर पश्चिम बंगाल में सरकार बनने जा रही है। आप देखी होंगी जब एजेंसियां जी, मेरा सवाल समीर से है, क्योंकि समीर को मैं लगातार पिछले 2 महीने से अलग अलग चैनल पर सुन रहा था, लगातार वो अपने अपने आकलन दे रहे थे। समीर, जो आप आकलन दे रहे थे, अब जो रुझान आ रहे हैं, बहुत शुरुआती रुझान है, ये नतीजों में बदलेंगे नहीं बदलेंगे अब इस वक्त हम नहीं कह सकते, लेकिन बंगाल को लेकर जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उसको लेकर आपकी पहली प्रतिक्रिया, क्योंकि आप लगातार ये बात हर टीवी चैनल पर जाकर ये कह रहे थे कि बीजेपी को एज है। अब जो रुझान आ रहे हैं, जो आप बात कह रहे थे, करीब करीब सही है। क्या परिवर्तन हो सकता है? ये टैली कहाँ जाके रुक सकती है? क्या लग रहा है आपको इस वक्त? 15 साल बाद ममता बनर्जी के शासन का अंत तय है। 2011 में ममता बनर्जी सरकार बनाई, 2016 में बनाई, 2021 में बनाई, लेकिन 2026 में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में जा रही है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव के पहले कहा था कि भय बनाम भरोसा का माहौल है, अमित शाह जी ने जिस तरीके कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लड़ेगा, और ममता बनर्जी के जो कट मनी, टोल, करप्शन, महिला सुरक्षा के तमाम मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी। और बंगाल की जनता को भी लगा कि भाई हमने हमारे राज्य का हम देखें तो 1947 से लेकर 1977 तक हमने कांग्रेस को 30 साल शासन दिया, 1977 से लेकर 2011 तक हमने कम्युनिस्टों को शासन दिया 30 साल तक, और उसके बाद लगातार ममता बनर्जी को हमने शासन दिया 15 साल तक। तो इतना शासन देने के बाद बंगाल बदहाल क्यों है, बंगाल बर्बाद क्यों है? और जब बंगाल के लोगों ने देखा कि भाई बाहर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में विकास हो रहा है, प्रधानमंत्री मोदी अपील कर रहे हैं, तो उन्हें लगा कि भाई अब बंगाल में बदलाव होना चाहिए। परिवर्तन यहाँ था जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने निकाली, जनता के साथ संपर्क किया, संघ के स्वयंसेवकों ने जमीन स्तर पर जिस तरीके से संदेश पहुंचाने की कोशिश की है, उसका परिणाम दिख रहा है। और मुझे लगता है अभी शुरुआती रुझान जरूर हो, भारतीय जनता पार्टी 175 के आसपास सीटें मुझे लगता है जीतेगी। अच्छा, बीजेपी ने इस बारी लेकिन बहुत फूक कर कदम रखा है, सीटें नहीं बताई थी कि कितनी जीत रहे हैं। पिछली बार से थोड़ा सा सबक तो लिया बीजेपी ने, लेकिन आप बता रहे हो कि पत्रकार वार्ता के बाद अमित शाह जी ने कहा था कि 152-110 हम जीत रहे हैं, आप लेकिन 175 पर जा रहे हो। बिल्कुल 175 मुझे लगता है मिनिमम है, उसके ऊपर भी जा सकती है, मतलब 200 पार भी हो सकते हैं। हाँ, बंगाल का रहा है कि बंगाल में जो आता है वो एक साथ ही। सुबिमल जी, आप बंगाल से हैं और आपको क्या लगता है कि जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं 50 और 30, इसमें क्या पहला दौर और दूसरा दौर, क्योंकि उनमें बड़ा ही एक अंतर माना गया, क्योंकि जो पहला दौर था बीजेपी वहां पर स्ट्रांग मानी गई, सेकंड राउंड जो 142 सीटें हुई वहां पर बीजेपी उतनी स्ट्रांग नहीं मानी जा रही थी। लेकिन क्या ये नतीजे आ रहे हैं, और जिस तरह से हम हर क्षेत्र का अलग अलग आप दिखा रहे हैं, आपने भी देखा होगा, ये क्या लग रहा है, नॉर्थ और साउथ का मिला जुला है, या सिर्फ ये अभी हम माने कि सिर्फ नॉर्थ से ही रुझान इस वक्त आए, नॉर्थ बंगाल से? देखिए, रुझान जहाँ से भी आए, लेकिन लोगों का बीच में एक उत्साह इस बार थे कि हमें भी परिवर्तन चाहिए। मैं पिछले 3-4 दिन पहले भी कलकत्ता में था, और हालांकि लोग खोल के नहीं बोलते, किसी को भी अब पूछो, लेकिन अंदर अंदर में कह रहे हैं कि अरे हम तो पीछे पड़ गए, हमें आगे बढ़ना है। उत्तर पूर्व भारत में किस दिशा में प्रगति हो रहा है, आसपास में उड़ीसा में हो रहा है, हमें किसी तरीक़ा से आगे बढ़ना है। तो एक कॉन्फिडेंस जो प्रधानमंत्री जी ने पिछले कुछ सालों से दिखाए हैं कि उन्नति की दिशा में लोगों का उसमें भरोसा रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि ये रुझान आगे अल्टीमेटली गवर्नमेंट फॉर्मेशन इस बार बीजेपी की बंगाल में हो जाएगी। सर, ये बात तो सभी लोग कह ही रहे थे, और जो बात आप कह रहे हैं, लेकिन जाहिर तौर पर ममता बनर्जी का किला ढाना प्रकाश चंडालिया जी। मैं एक मिनट थोड़ा सा एक ब्रेकिंग न्यूज हम दे दें, एक जानकारी शेयर करना बहुत जरूरी। कलकत्ता जिले की, कलकत्ता जो ममता का गढ़ माना जाता था, वहां पर जो है 17 सीटों में से बीजेपी 2 सीटों पर, कोलकाता की सीटों को प्रेसिडेंसी बीजेपी 2 सीटों पर आ गई, टीएमसी 3 सीटों पर आ गई। टीएमसी को बड़ा खाता नहीं खुला था। ऐसे में 17 सीटों में से 5 के जो रुझान आए उसमें से बीजेपी 2 सीटों पर आगे चल रही है। ये बता रहा है कि ना केवल उत्तरी बंगाल बल्कि दक्षिणी बंगाल से भी बीजेपी को कहीं ना कहीं एक बड़ा समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बार बार हमें दोहरा दें, ये रुझान है, अभी ये नतीजे नहीं है, रुझान भी बहुत शुरुआती है, ये बदल भी सकते हैं। और पश्चिम बंगाल में रुझानों में बीजेपी का अर्धशतक लगता हुआ दिखाई दे रहा है। कोलकाता जिले की सभी 17 सीटों में बीजेपी 2, टीएमसी 3
सीटों पर आगे चल रही है। दिग्गजों की प्रतिष्ठा भी दांव पर है, लेकिन मालदा मुस्लिम बहुल इलाका बीजेपी 3 वहां पर टीएमसी ये 4। देखिए, ये समीर जो है ना, सीटों पर ये आगे। एक इशारा दे रहा पूरा है कि बंगाल का ये परिणाम 70 वर्सेस 30 की जो लड़ाई थी, 70 वर्सेस 30 की जो लड़ाई थी, उसमें मालदा के अंदर बीजेपी की 2 सीटों पर बढ़त बनाना। तो जी 42 सीटों में से पिछले चुनाव में सेकंड चरण में हुआ था। ममता बनर्जी को 123 सीटें मिली थी, भारतीय जनता पार्टी को 18 सीटें मिली थी। 4 जगह भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुला था। ये बता रहा है कि पूरे बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की लहर है, पूरे बंगाल ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। और ये जो कहा गया था कि भाई मुस्लिम बहुत सीटों में नहीं मिलेगा, हिंदुत्व के लोगों ने क्या लगता है, कई मुस्लिम लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया होगा। पूरे बंगाल माफ कीजिएगा, मैं इस बात को समीर आपसे सहमत नहीं हूं। 8% तो कर सकते हैं। आज 8% मुस्लिमों ने वोट किया हो सकता है टुडेज चाणक्य का ये आप डेटा मुझसे बोल रहे हैं कि 8% मुस्लिम बीजेपी को वोट दे सकते हैं। मैं इसको एक पत्रकार होने के नाते मैं स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि जिस तरह का माहौल पिछले 4-5 साल में पश्चिम बंगाल में बना है, उसमें ये इसी तरह का मुझे लगता है कि 7-8% अगर मुस्लिम बीजेपी को वोट दे दें तो फिर तो बीजेपी जो है वो जाने 250 के आसपास जाके टिक जाएगी। नहीं, तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि हम भी जब अभी बंगाल में थे तो जो रणनीतिकार बीजेपी के रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, उनका आप सब समझ सकते हैं, उनसे जो हमारी बात हो रही थी तो उनका भी यही मानना था कि मतलब जो प्रखर बात कह रहे हैं ना कि मुस्लिम जो है वो पूरी तरह से कंसोलिडेट हुआ है ममता बनर्जी के साथ, लेकिन हिंदुओं ने जाति से हट करके बीजेपी को वोट दिया। शुभेंदु का जो नारा था कि हिंदू हिंदू भाई भाई। हिंदू सुभिमल जी से एक थोड़ा सा, चूंकि आप बंगाल से, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा कि हर राज्य के अंदर जो होता है वो करीब करीब थोड़ा तो अंतर होता है इश्यूज का अलग अलग राज्यों में, लेकिन पश्चिम बंगाल की हम बात करें तो क्या नॉर्थ बंगाल और साउथ बंगाल 2 अलग अलग दिशा में सोचते हैं? क्योंकि जैसा समीर बता रहे थे, पिछली बार के हम चुनाव देखें कि साउथ में एकदम बंगाल टीएमसी ने पूरी तरह से स्वीप किया था, लेकिन इस बार जो आपको क्या लग रहा है कि क्या दोनों हिस्से अलग दिशा में चलते हैं? नॉर्थ बंगाल में एक हेटेरोजेनिटी है जी, और ट्राइबल्स भी काफ़ी है, और जहाँ तक इनकी जो संबंध है, असम के भी बहुत सारे कम्युनिटीज़ के साथ इनकी सोच विचार बहुत मिलता है, और साउथ में लगभग बंगाली डोमिनेटेड है। तो ये एक डिफरेंस है, लेकिन ये चुनाव की मुद्दे में इस बार ये चीज़ आए नहीं। मैं जैसे कहा कि डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा इशू हो गया बंगाल में कि नौजवान सब बाहर जा रहे हैं, नौजवान का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं, एंटरप्रेन्योर के लिए मुश्किल होता है, और जैसे कि कट मनी से सब कुछ, ये जो जितने सारे सोशल गलतियाँ आपकी पॉलिटिक्स में आ गए थे, उससे लोग दूर होना चाहते हैं। सुभिमल जी आ रहे हैं आपके पास, क्योंकि एक ब्रेक लेना जरूरी है, क्योंकि लगातार रुझान जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और लगातार रुझान आ रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के फौरन बाद लौटेंगे और जनादेश में जारी रहेगी ये चर्चा। खिसते, तोड़ते, कुटते, गिरते, नानी दादी का नाम याद आता है। हमको तो एक ही नाम याद आता है, MDH शाही पनीर मसाला। पनीर तो क्या मस्त बना डाला। MDH का असली शाही पनीर मसाला, वो असली मसाले सच सच MDH। हर सपना किसी मजबूत नींव पर खड़ा होता है, हर पुल, हर इमारत, हर सफर भारत की प्रगति की डोर है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जहां विज्ञान सपनों को आकाश देता है, वहां भी है सेल। सेल देश की सुरक्षा का अटूट कवच। जहां स्वास्थ्य और देखभाल की बात हो, वहां भी है सेल। हर घर, हर सपना, हर विजय देश के कण कण में छुपा है। सेल का भरोसा हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, एक में पॉप्सीज रखना डोरी के साथ, और दूसरी में ना सलवार पे मस्त साइड प्लीट्स कर देना। शर्ट को एकदम शॉर्ट लेंथ रखना क्रॉस प्रिंटेक्स के साथ, और दुपट्टे पे ना स्कैलप्स से मस्त ही फैंसी लेस कर देना। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? Just looking like a wow. फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। चलिए, तो लगातार रुझान आने शुरू हो गए हैं और असम से लेकर पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, केरलम, चारों ही जगह फिलहाल बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। और खासकर अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो ममता बनर्जी का जो एक तरीके से गढ़ माना जाता रहा कोलकाता, वहां पर भी बीजेपी इस बार अपना खाता अच्छी तरह से खोलती हुई दिखाई दे रही है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज की तरफ चलते हैं और इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, जनादेश में
असम में 62 सीटों पर रुझान आ गए, जिसमें एनडीए 47 सीटों पर आगे है, एक तरह से पूर्ण बहुमत की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। लेकिन हालांकि अब ये रुझान है, तो असम में 62 सीटों में से एनडीए 47 सीटों पर आगे है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। असम में बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त थी कि इस बार फिर से हेमंत बिस्व शर्मा हैट्रिक लगाने वाले हैं, और वही बात दिखाई दे रही है। प्रखर, देखिए, ये जो असम में जो पिछली बार था बीजेपी का अच्छा परफॉर्मेंस था, लेकिन अपने दम पर सीधे बहुमत की तरफ आना, और ये इस पिछली बार जो नहीं हो पाया वो इस बार होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो एनडीए में 47 सीटें मैक्सिमम इसमें से बीजेपी की हैं, और जो स्ट्राइक रेट है जिस पे हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि 62 में से 47, मतलब ये गजब स्ट्राइक रेट चल रहा है। और ये मतलब हम कह सकते हैं जब इस वक्त आईपीएल चल रहा है, T20 चल रहा है, तो जो स्ट्राइक रेट जिसकी हम बार बार क्रिकेट में चर्चा होती है, हाँ, पवन खेड़ा को भी बधाई देना चाहिए। पवन खेड़ा के नाम पर बीजेपी को पेड़े भी बांटना चाहिए, पेड़ा भी बांटना चाहिए। पवन खेड़ा को बधाई, और पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी को बधाई। बिल्कुल, राहुल गांधी ने जो किया उसका तो बहुत असर दिखाई दे रहा है। असम में भाजपा अर्धशतक की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, जरा एक बार बीजेपी के हमारे जो प्रवक्ता है बीजेपी पार्टी के, वो भी जुड़ रहे हैं। ऋषि मिश्रा हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक, वो भी जुड़ गए। लेकिन एसएन सिंह जी, बड़ी खबर तो इस वक्त असम से आती हुई दिख रही है। असम में 47 सीटें, मतलब बहुत बड़ा मार्जिन दिखाई दे रहा है फिलहाल रुझानों में। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी जहां भी सरकार बनाती है वहां विकास के ऐसे कार्य करती है, राष्ट्रवाद का ऐसा अलग जगाती है कि ऐसे ही कंटिन्यू सरकार बनाती है। आप देख लीजिए, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में भी हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे। तो जब हम विकास के कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पे सरकार बनाएंगे। लेकिन ममता बनर्जी को जो पश्चिम बंगाल की जनता चुन रही थी, तो वो कट मनी और करप्शन में रही। आप देखी होंगी, कहीं राशन घोटाला हो जा रहा है, कहीं नगर निगम का घोटाला हो जा रहा है, कहीं शिक्षा घोटाला हो जा रहा है, और 6000 कंपनियां बंद हो जा रही हैं। तो पश्चिम बंगाल की जनता तलाश रही थी कि एक सुंदर रास्ता, एक विकल्प तलाश रही थी, और भरोसे के तौर पे वो विकल्प भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का विकास दिखा। इस नाते पश्चिम बंगाल की जनता ने विकास को चुन लिया। मुझे लगता है कि अभी हमारे एक वरिष्ठ ने कहा कि वहाँ भय और भरोसे का चुनाव हो रहा था, तो जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का भय था ना, वो भय हार गया और अच्छा, मोदी जी का भरोसा बहुत जीत गया। जबरदस्त चल रही है वैसे ऊपर एसएन सिंह जी। 61 सीटों पर बीजेपी आगे दिख रही है, और टीएमसी 32 सीटों के नुकसान के साथ 35 पर ही फिलहाल आती हुई दिख रही है। तो आधे से ज्यादा का अंतर दिखाई दे रहा है अगर रुझानों पर माने तो। पश्चिम बंगाल ऐसा ही चुनाव परिणाम देता है। जब कांग्रेस की सरकार गई तो शीर्षासन करते हुए चली गई, और जब लेफ्ट की सरकार गई 2011 में तो वो भी ऐसे ही चली गई। इसी तरह ममता बनर्जी की पहले भी आपके चैनल के माध्यम से दिखाया जाता था कि एक सुनामी चल रही है, तो लोग विश्वास नहीं करते थे। पश्चिम बंगाल की जनता ने भरोसे जो मोदी जी की नीतियां हैं उसको अपनाया, और जो हमारी आधी आबादी है, चूंकि पश्चिम बंगाल शक्ति का केंद्र है, शक्ति पीठ है, और महिलाओं में जो शक्ति निवास करता है वो आधी आबादी में बढ़ चढ़कर वो भारतीय जनता पार्टी। एसएन सिंह जी, राहुल गांधी को थैंक यू नहीं, राहुल गांधी जी को तो हम लोग राहुल गांधी जी को हम लोग 2014 से थैंक यू बोल रहे हैं कि राहुल गांधी जी कहीं न कहीं वो भारतीय जनता पार्टी की मदद करते हैं। वो जानते हैं कि किसकी जरूरत है भारत को, और भारत को जिसकी जरूरत है उसी को भारत की जनता भी चुनती है, और राहुल गांधी जी बैकडोर से मदद कर देते हैं। अधीर रंजन चौधरी जी का भी मैं धन्यवाद दूंगा। उन्होंने कल एक और बात कही, उन्होंने कहा कि अगर पश्चिम बंगाल में टीएमसी जीत जाती है तो यहाँ गंडोगोल होगा, मतलब खून खराबा होगा, और हार जाती है तो भी होगा। लेकिन मैं कहता हूं, हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी कहा था, चुनाव में भी परिंदे पर नहीं मार सकते हैं, किसी भी तरह का खून खराबा नहीं होगा और आगे भी नहीं होगा। क्योंकि पश्चिम बंगाल की जनता ने जिस पर भरोसा दिखाया है वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री। जल्दी से क्विक रिएक्शन दे दीजिए एसएन सिंह की बात पर। देखिए, अब बीजेपी को बढ़त है तो एसएन सिंह साहब तो तरह तरह की बातें कहेंगे ही, लेकिन शुरुआती रुझान है, शुरुआती रुझान पे आप कंक्लूड नहीं कर सकती हैं। और मुझे लगता है कि ममता बनर्जी आसानी से बंगाल में सरकार बना लेंगी। नतीजे आने दीजिए, क्योंकि देखिए मुझे लगता है कि वहाँ जो अहम फैक्टर है जो टीएमसी के फेवर में जाती हुई दिख रही है, महिला, मनी और मुस्लिम। आप देखिए, यदि 100 में 30%, 27-28% जो है मुस्लिम मतदाता है, जिसका लेकिन निश्चित जिस तरह के रुझान आ रहे हैं उसमें लग रहा है कि सिर्फ एक ही एम
जिसका होता है एम फॉर मुस्लिम, सिर्फ वही साथ जाती हुई दिखाई दे रहे हैं इस वक्त के जो रुझान है। मतलब ये रुझान है इस आधार पे मैं कह रहा हूँ, महिला तो जाती हुई नहीं दिखाई दे रही टीएमसी की। नहीं, महिला इसलिए क्योंकि 2.25 करोड़ महिलाओं के अकाउंट में 1500 से 1700 रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। उसका देखिएगा नतीजे में नहीं बिल्कुल सही बात है, लेकिन बीजेपी ने 3000 का वादा कर रखा है। बीजेपी का जो संकल्प पत्र है ना ऋषि, उसमें 3000 रुपए प्रति माह का वादा कर रखा है। तो ये बहुत, और वो पैसा जो ममता दीदी दे रही थी वो लगातार पिछले 3 साल से 2 साल से शायद समीर बताएंगे वो दे रही थी। ऐसे में अचानक कोई पार्टी कहती है कि हम 3000 कर देंगे डबल, तो उसका इफेक्ट ज्यादा हो सकता है ऋषि। जनरली ये भी एक बड़ी वजह। अच्छा ऋषि, मतलब कांग्रेस की बात नहीं करनी ना आपको, ममता बनर्जी की आपको भी बात करनी है। मेरा तो सवाल कांग्रेस पर था कि कांग्रेस पार्टी कहां पर है। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हर सपना किसी मजबूत नींव पर खड़ा होता है। हर पुल, हर इमारत, हर सफर भारत की प्रगति की डोर है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जहां विज्ञान सपनों को आकाश देता है, वहां भी है सेल। सेल देश की सुरक्षा का अटूट कवच। जहां स्वास्थ्य और देखभाल की बात हो, वहां भी है सेल। हर घर, हर सपना, हर विजय देश के कण कण में छुपा है। सेल का भरोसा हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। चलिए, तो लगातार रुझान और विश्वसनीय नतीजे आप डीडी न्यूज पर सटीक देख सकते हैं। हम लोग किसी जल्दबाजी में नहीं है, हम सटीक नतीजे ही आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले जरा रुझान देख लेते हैं जो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज में आ रहे हैं। और इस वक्त की जनादेश में सबसे बड़ी खबर आ रही है, फिलहाल एआईएडीएमके, डीएमके और टीवीके में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है तमिलनाडु में। टीवीके लीड कर रही है, ये बहुत बड़ी खबर है। मतलब सीधे जो है डीएमके और कांग्रेस, एआईएडीएमके सबको पछाड़ कर जो है वो टीवी के शुरुआती रुझान में इस तरह से आगे आना, ये किसी चमत्कार, मतलब ये हम कह सकते हैं कि जो एमजीआर की राजनीति थी, जो एनटी रामाराव की राजनीति थी, वो एक बार फिर दक्षिण के अंदर आती हुई दिखाई दे रही है। और पहली बार पार्टी बनाना, एक फैन क्लब को पार्टी में तब्दील कर देना और इतने कम समय में चुनाव लड़ना और इस तरह से लीड लेना शुरुआती रुझान में, ये बता रहा है कि एक बहुत बड़ा बदलाव, एक बहुत चौंकाने वाला नतीजा शायद तमिलनाडु के इतिहास में बहुत सालों बाद ये नजर आ रहा है। एआईएडीएमके और डीएमके की राजनीति के बीच में तीसरे दल का इस तरह से उदय होना, और वो भी इतने कम समय में इस तरह से एंट्री, इसको कहते हैं ना थलपति की एंट्री जो है ना, वो दिखाई दे रही है। विजय की, विजय भव के जो संकेत इस वक्त तमिलनाडु की राजनीति में नजर आता है। बिल्कुल जैसे साउथ की फिल्मों में जो एक हीरो की एंट्री होती है, वैसी रुझान ही आ रहे हैं। लेकिन फिर भी देखिए, ये बात मैं अपनी तरफ से कहना चाहती हूँ कि महिला शक्ति ही तय करने वाली है कौन सरकार बना रही है किस राज्य में। टीवी के विजय की सबसे ज्यादा जो पॉपुलैरिटी है वो उनकी महिला जो वोटर्स में थी, सबसे ज्यादा महिलाओं के बीच वो लोकप्रिय रहे। मुझे ये लगता था समीर, और यही मेरा सवाल होगा कि हम जब देख रहे थे कि दक्षिण की राजनीति में जो उनका फिल्म इंडस्ट्री, उसका प्रभाव कम हो रहा था तमिलनाडु में। हमने रजनीकांत को देखा, हमने कमल हसन को देखा, वो राजनीति में उतने सफल नहीं हो पाया। अचानक विजय, थलपति विजय, इस तरह से टीवी के कि एक तरफा जो है वो इतने पुराने जो पेरियार की राजनीति करने वाले दोनों दलों को जो इस तरह से पीछे छोड़ देंगे, ये किस बात का संकेत? क्या ऊब चुकी है तमिलनाडु की जनता डीएमके और एआईडीएमके की राजनीति से? वही पुराना पैटर्न, वही तरीके, वही सबसे ऊब। मुझे लगा तमिलनाडु की जनता को एक विकल्प मिला, और विकल्प हीरो के रूप में मिला। तमिलनाडु की राजनीति देखोगे तो आप एमजी रामचंद्रन से लेकर जयललिता तक, करुणानिधि, सब फिल्म इंडस्ट्री के आए लोग थे। और उसके बाद जिस तरीके से अब जयललिता का निधन हो गया तमिलनाडु के अंदर, करुणानिधि का निधन हो गया, और उसके बाद विजय ने जिस तरीके से पार्टी बनाई, तो मुझे लग रहा है कि वो विकल्प के रूप में उभर कर आया। और उन्होंने, मुझे लगता है सबसे ज्यादा डैमेज अगर किया है तो किसी एआईडीएम को किया है। डीएमके का अपना एक वोट बैंक मुझे लगता है बना हुआ है। क्या तमिलनाडु त्रिशंकु की ओर बढ़ रहा है? ऐसी स्थिति में विजय क्या करेंगे? क्या वो डीएमके के साथ जाएंगे, क्या वो एआईडीएमके के साथ जाएंगे? ये देखने वाली बात होगी। मुझे लगता है अभी शुरुआती रुझान है, लेकिन ये बात तय है कि अब तमिलनाडु में बदलाव की ओर जा रहा है। डीएमके को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा। मुझे लगता है सबसे बड़ी पार्टी विजय की बनकर निकलेगी। क्या वो पूर्ण बहुमत प्राप्त करती है? और अगर क्या कांग्रेस भी उसके साथ जा सकती है आने वाले समय में? ये सबसे बड़ा सवाल सुविमल जी यही होगा
कि अगर तमिलनाडु में इस तरह की जो रुझान है वही अगर सरकार इसी तरह के नतीजे आते हैं और हंग जो बनती हुई दिखाई दे रही है असेंबली, तो टीवी के हाथ में चाबी होगी। टीवी के किसके साथ जाएगी? टीवी के, अब तो खैर माफ कीजिएगा, अब ये कहना चाहिए कि टीवी के साथ कौन आएगा, क्योंकि जिस तरह से टीवी के परफॉर्मेंस कर रही है, तो टीवी के साथ कौन आएगा, कौन हाथ मिलाएगा, ये क्या लगता है, इसको लेके आप क्या आकलन कर सकते हैं? इस वक्त बताना बड़ा मुश्किल है, बट मुझे लगता है कि टीवी के जब से अब लीड लेके और लीड इनके बढ़ते जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि AIDM और बीजेपी की प्रयास रहेगा कि कैसे इनके साथ सरकार बनाए। लेकिन इतना अब तय हो गया है कि टीवी के अपनी शर्तों पर, मतलब जो थलपति चाहेंगे, जिस शर्त पे वो अपनी किंग मेकर बनेंगे, वो किंग मेकर, और जो उनकी शर्त होगी वो उस हिसाब से अब सरकार बनाते हुए दिखाई देंगे। और एक समय बात भी चल रही थी कि एनडीए से गठबंधन हो सकता है, बीजेपी गठबंधन कर सकती है, और ये माना ही जाएगा कि कहीं ना कहीं ये बीजेपी से चूक हो गई अगर उस वक्त वो थोड़ा सा सीरियस रहती। तमिलनाडु में दोनों गठबंधन में कई पार्टियां, अगर डीएमके देखेंगे तो कई पार्टियां शामिल है, AIDMK में कई पार्टियां शामिल है, तो मुझे लग रहा है जो छोटे डाले वो टूटेंगे। इतनी पार्टियां होती हैं कि एक सांस में हम सारी पार्टियों के पूरे नाम भी नहीं ले सकते, तो वो पार्टियां टूटेंगी, और मुझे लगता है वो पार्टियां विजय के साथ जाकर सरकार बनाने के लिए केंद्र बिंदु है। विजय ने जिस तरीके से कांग्रेस के साथ बातचीत की है, कांग्रेस जिस तरीके से विजय का समर्थन कर रहा है, मुझे लगता है हो सकता है कांग्रेस 28 सीटों पर चुनाव लड़ी है, अगर कांग्रेस 15 से 20 सीटें जीतती है तो कांग्रेस भी मुझे लगता है तमिलनाडु में विजय के साथ जा सकती है। ठीक है, अब हम सीधे चलते हैं रीमा के पास, जो कुछ दिलचस्प आंकड़े लेकर, इन पांचों राज्यों से जुड़े दिलचस्प आंकड़े इस वक्त लेकर हमारे साथ बताने के लिए वीडियो स्क्रीन पर है। बिल्कुल प्रखर, देखिए बहुत सारी क्रूशियल सीट्स जो है, वीवीआईपी सीट्स जो है, उनके रुझान आने शुरू हो गए हैं। असम में जोरहाट से गौरव गोगोई फिलहाल पीछे दिखाई दे रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, क्योंकि गौरव गोगोई ही एकमात्र एक ऐसे नेता थे जिन्होंने पूरी कांग्रेस की कमान जो है इस बार असम में आगे लेकर के वो गए थे और लगातार वो कैंपेन कर रहे थे, लेकिन वो भी जोरहाट यानी अपनी सीट से फिलहाल पीछे दिखाई दे रहे हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है जो कि सीधे असम से आ रही है। कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है और कांग्रेस के लिए ये बुरी खबर साबित हो सकती है, क्योंकि देखिए लगातार जो रुझान आ रहे हैं उसमें बीजेपी बहुत अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिख रही है, लेकिन असम जोरहाट से गौरव गोगोई फिलहाल पीछे दिखाई दे रहे हैं। तो ये जनादेश में इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। और अगर हम असम की ही बात करें प्रखर, तो असम में जीत को लेकर के पूरी तरह आश्वस्त थी बीजेपी, लेकिन जोरहाट से गौरव गोगोई का पीछे होना कहीं ना कहीं दर्शाता है कि कांग्रेस की रणनीति में बहुत ज्यादा भारी मतभेद रहा। 3,937 वोटों से फिलहाल पीछे दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, ये तो इस तरह से दिखा रहा है कि अब कवर करना थोड़ा सा असम में भाजपा 50 सीटों पर फिलहाल आगे दिखाई दे रही है। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, 50 सीटों पर बीजेपी इस वक्त आगे दिखाई दे रही है। जनादेश ब्रेकिंग में भाजपा अकेले अपने दम पर तेजी से बहुमत की ओर बढ़ती हुई दिख रही है, जिसका आकलन न सिर्फ बीजेपी बल्कि सभी राजनीतिक पंडित भी कर रहे थे कि असम में भारी बहुमत के साथ बीजेपी आगे बढ़ सकती है। लेकिन इस वक्त असम में जोरहाट से गौरव गोगोई फिलहाल पीछे दिखाई दे रहे हैं। असम में जो एग्जिट पोल था, कम से कम असम का एग्जिट पोल तो जो है इस वक्त सही होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीजेपी का जो स्ट्राइक रेट है आप देख सकते हैं 53 सीटों पर बीजेपी इस वक्त आ गए, 14 सीटों पर, अब 16 सीटों पर कांग्रेस प्लस आ गए। बीजेपी बहुमत से ऊपर निकल गई है। एनडीए गठबंधन जो है रुझानों के अंदर असम में गठबंधन से ऊपर निकल गया है, और निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए इस वक्त असम में पेड़ा बांटने का समय आ गया है, और कांग्रेस जो है वो चारों खाने चित्त नजर आ रही है। रुझानों में एनडीए को बहुमत दिखाई दे रहा है। बहुत सुंदर तस्वीरें हैं जो हमारे ग्राफिक्स है, देखिए बहुत सुंदर आपको दिखाई दे रही हैं। ये वो वादियां हैं जो कि टी स्टेट्स हैं असम के, और उसी में बीजेपी 65 सीटों पर फिलहाल आगे दिख रही है। AIUDF एक सीट पर, अदर्स ने खाता नहीं खोला है। INC यानी कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ फिलहाल 16 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की बात की, सुबीमल से मैं ये जानना चाहूंगा कि ये कांग्रेस की जो पूरी राजनीति हमको असम में नजर आई कि एक दिन पहले तुरुप का पत्ता निकाला, एक ऐसे आरोप आपने बीजेपी पर, असम के ऊपर, असम के मुख्यमंत्री पर व्यक्तिगत तौर पर उनकी पत्नी को लेकर लगाए, वो कागज फर्जी कथित, कई शुरुआती जांच में लगा कि तथाकथित तौर पर वो फर्जी कागज है। उसके बाद वो केस चलता है, और पवन खेड़ा जब आते हैं एयरपोर्ट पर, तो उनका ऐसा स्वागत कल कांग्रेस के कार्यकर्ता करते हैं जैसे ना जाने कैसे वो 10-12 राज्यों के प्रभारी रहे हों और सारे राज्यों में क्लीन स्वीप करके वो आ रहे हों, और ऐसा स्वागत
पवन खेड़ा का दिल्ली एयरपोर्ट पे कल शाम को होता है और नतीजा ये देख रहे हैं आप कि गौरव गोगोई खुद पीछे हैं। तो ये कांग्रेस की जो राजनीति करने की जो तौर तरीका है, क्या असम में इस पे बदलाव करने का वक्त आ चुका है? हाँ, बिल्कुल बदलाव तो करना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें तो पूरे असम में, अपर असम जिसमें होम डोमिनेटेड एरिया होता है, जो जिससे खुद गौरव गोगोई आते हैं और इनके साथ में और दो जो गोगोई थे, राज्य दल के अखिल गोगोई और अपने लुरिनज्योति गोगोई एजेपी के, ये सब जोड़ने के बाद भी अहम वोट कांग्रेस की तरफ नहीं आई। दूसरी तरफ अगर बराक वैली देखें, वहाँ पे पूरे बीजेपी को आ रहा है। तो ऑल अक्रॉस असम बीजेपी का प्रभाव रहे हैं और नतीजों में यहाँ आपके जो रुझान में भी आ रहा है उसमें दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात है, मैं आपको रोकना चाहूंगा, इस वक्त जो केंद्र बिंदु में है, भारतीय राजनीति के केंद्र बिंदु में है, बंगाल में बीजेपी के कद्दावर नेता, पश्चिम बंगाल की सबसे हॉट सीट भवानीपुर से जहां चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा उम्मीदवार नंदीग्राम से भी चुनाव लड़ रहे हैं और जो पहले थोड़ी देर पहले खबर आई थी वो ममता से आगे भी हैं। भाजपा उम्मीदवार कद्दावर नेता शुवेंदु अधिकारी, जिन पर इस वक्त पूरे देश की नजर लगी है, वो क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। भवानीपुर में तो इनिशियली तो टक्कर रहेगा। ये जो पहले राउंड हुआ है इसमें 14 जो बूथ है, 6 मुस्लिम प्रॉन बूथ है, उसमें भी वो लोग जो 90-95% मुस्लिम वोट को पिछले बार मिलता था, इस बार नहीं मिला, क्रैक है। और जो 8 हिंदू बूथ है उसमें मेरा लीड है। ये भवानीपुर का मैं 9-10 राउंड से आप देख लेना, मैं पूरा संभाल के आगे चला जाऊंगा। ये 77 वार्ड आ जाएगा, उसमें ममता बनर्जी का काफी लीड होगा। देखिए, शुवेंदु अधिकारी से हम लोग मिले इस बार, समीर चौगावकर जी बहुत ज्यादा आश्वस्त थे, लेकिन मेहनत जबरदस्त की उन्होंने। मैं इसमें थोड़ा सा मैं एक सवाल अपना भी जोड़ दूं कि शुवेंदु अधिकारी का हमने पूरा रूप जो देखा चुनाव प्रचार के दौरान, वो जिस तरह की फायरी लैंग्वेज टीएमसी और खासकर ममता बनर्जी के लिए यूज कर रहे थे, और फिर जब चुनाव हो गया और जो स्ट्रांग रूम वाली घटना हो गई, उसके बाद उन्होंने पहली बार कहा ममता जी, आज भी सदी हुई बाइट दे रहे, क्या किसी बड़े जिम्मेदारी के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, या ये दिखाना चाहते हैं कि अगली जिम्मेदारी इस बार बहुत ज्यादा भिड़ना नहीं है, इस बार काम पर ध्यान देना है, बहुत ज्यादा भिड़ना नहीं है इस बार अगला सीएम की तरह व्यवहार करने को बोला गया था। मुझे लगता है अमित शाह जी ने बंगाल में इस बात का संकेत भी दे दी थी और शुवेंदु अधिकारी को जब उनसे पूछा गया था कि मुख्यमंत्री कौन होगा, तो उन्होंने कहा था भाई बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री वही होगा जो बंगाल में जन्मा होगा, जो बंगाली आती होगी। साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि लेकिन वो ममता बनर्जी का भतीजा नहीं होगा। बिल्कुल, ममता बनर्जी का भतीजा नहीं होगा। तो मुझे लग रहा है उन्होंने संकेतों में कह दिया था। और जिस तरीके से शुवेंदु अधिकारी को ममता के खिलाफ भवानीपुर से लड़ने के लिए कहा गया था, वो तो नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ने वाले थे, उनसे कहा गया कि आपको लड़ना है, मतलब पार्टी ने तय कर लिया था कि शुवेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री के सामने भावी मुख्यमंत्री को चुनाव लड़वाना है और वहां से जिताकर लेकर आना है। तो मुझे लग रहा है शुवेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बनेंगे। और जिस तरीके से उन्होंने वो ऐसा दिखा रहे हैं कि बड़ी विपक्ष के नेता के रूप में उन्होंने जिस तरीके से 5 साल काम किया, राजनीति पे कड़ी नजर रखते रहे हैं, ऐसा हमको लोग बताते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स हमने भी हालांकि जो चुनाव में देखा है कि ममता बनर्जी जब जिस दिन मतदान होता था अपनी सीट पर 4 बजे के आसपास वो वोट डालने जाती थी, उसके पहले वो बूथ दर बूथ घूमती नहीं थी। लेकिन इस बार 2026 में भवानीपुर के बूथ दर बूथ घूमती रही। शुवेंदु भी ये करते रहे और शुवेंदु ये दावा करते रहे कि वो इतने बूथों पर आ गए। तो ये कहीं ना कहीं उसी वक्त दिखाई देना शुरू हो गया था कि किस तरह से ममता बनर्जी है जो है और दूसरा ना प्रखर भवानीपुर सीट की एक खासी। अच्छा, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आ गई, तमिलनाडु के रुझानों में डीएमके फिलहाल पिछड़ गई है और डीएमके पीछे चलती हुई दिख रही है। 27 सीट के साथ टीवीके सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है। ये राजनीतिक इतिहास में तमिलनाडु की बड़ी खबर होगी। 22 सीट के साथ दूसरे नंबर पे एआईडीएमके दिखाई दे रही है, लेकिन टीवीके फिलहाल सबसे बड़ी पार्टी 14 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर डीएमके है। यानी तमिलनाडु से जिस चीज की उम्मीद नहीं थी, ये उम्मीदों के खिलाफ ऐसा लग रहा है कि जाता हुआ दिख रहा है। तमिलनाडु के इतिहास में पहली बार नजरें पश्चिम बंगाल पे लगी थी, लेकिन जो इंटरेस्टिंग पिक्चर, जो एक रोमांचक जिसको कहते हैं ना, जो तस्वीर जो सामने आई, तमिलनाडु के इतिहास में पहली बार हो रहा है। एआईडीएमके डीएमके में सत्ता बढ़ती रही है, पहली बार हो रहा है कि वहां पर एक एक्टर सामान्य पार्टी बना है। अदर्स मतलब 35 यानी टीवी के 35 सब बता रहे थे। डीएमके के बारे में कहा जा रहा था कि वो सरकार बन जाएगी, रिपीट करेगी, लेकिन यहां पर जो तीसरे नंबर पे पहुंच गई, मतलब कांग्रेस के लिए जो एक उम्मीद की किरण थी कि भाई सहयोगी बनके, साइड एक्टर बनके ही हम कहीं पे सत्ता पालेंगे, तो वो भी नजर नहीं आ रहा। सिर्फ देखे जो है केरल से ही एक उनको अच्छी उम्मीद बन रही है। जहां मतलब कांग्रेस के पांव पड़ रहे हैं, वहां समीर एक सवाल बताएं,
समीर, जो एक तरह से सनातन के खिलाफ जिस तरह की बयानबाजी हमने पिछले 3-4 साल में डीएमके नेताओं की देखी, जो एक हद से ज्यादा बढ़ गई थी। सनातन को मलेरिया कहना, डेंगू कहना, सनातन के लिए डेंगू कहना, सनातन का पल पल हर दिन अपमान करना, क्या ये उसका भी इफेक्ट इस टैली के अंदर नजर आ रहा है? निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि जो तमिलनाडु की राजनीति हमेशा द्रविड़ पॉलिटिक्स में जो बटी रही है, कभी एआईडीएमके और डीएमके के बीच में हिंदू विरोधी राजनीति वहां जिस तरीके से रही है, मुझे लग रहा है कि अब उसका अवसान का समय आ गया है। भले ही भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी ताकत बन के इस चुनाव में नहीं निकलेगी, लेकिन बिल्कुल अलग लाइन, लेकिन उसने जो लाइन दी ये बता रहा है कि भविष्य में मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के भी तमिलनाडु एक बेहतर बनेगा। और ये तय है कि अब द्रविड़ पॉलिटिक्स पश्चिम बंगाल की तमिलनाडु वीवीआईपी में सीट समय आ जरा गया थोड़ा है। सा जल्दी से ब्रेकिंग न्यूज भी देख लेते हैं। लगातार टैली जो है वो बदल रही है। पश्चिम बंगाल की वीवीआईपी सीटों पर माथाभंगा सीट से भाजपा के निशित प्रामाणिक, जो केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं, वो आगे चल रहे हैं फिलहाल। माथाभंगा सीट से दिनहाटा से तृणमूल के उदयन गुहा फिलहाल पीछे दिखाई दे रहे हैं। ये भी वीवीआईपी सीटों में से एक थी। तूफानगंज से भाजपा की मालती रावा रॉय इस वक्त आगे दिखाई दे रही हैं। तो ये जल्दी जल्दी से टैली हम बता रहे हैं। बहरामपुर से कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी पीछे चल रहे हैं, जिन एकमात्र सीट पर कांग्रेस की निगाहें थी कि शायद एक सीट तो आ जाएगी, 2 सीटों पर वहां से भी कांग्रेस आगे है, लेकिन हाँ। जो बड़े नेता हैं अधीर रंजन चौधरी वो पीछे चल रहे हैं। हालांकि अधीर रंजन चौधरी ने जिस तरह से प्रचार किया, कांग्रेस की छोटी मोटी उम्मीद को वो जीवित रखे रहे थे और पूरा लगे रहे वो इस चुनाव में। कम से कम कांग्रेस की एक टैली तो बढ़ जाती, लेकिन मुझे लगता है रीमा लग जी, नहीं रहा जितना उनका बीजेपी से जितनी तकलीफ नहीं थी, उससे कहीं ज्यादा अधीर रंजन की तकलीफ जो है वो लाइन को ही टो किया। जो बातें बीजेपी कह रही थी उसी को वो रिपीट कर रहे थे। तो अपनी पार्टी की लाइन से हटकर वो बीजेपी की लाइन को बाद जो चला रहे थे। ट्यूबवेल वाली घटना दिखाई कि किस तरह से बीजेपी को और टीएमसी को वोट ना देके ट्यूबवेल उखाड़ के गए, ये वीडियो डालने वाले अधीर रंजन चौधरी थे। और वो कांग्रेस आला कमान जो सद के चलने की कोशिश कर रहे थे, उससे अलग अधीर रंजन चौधरी हमेशा ममता बनर्जी को कांटे के समान चुपते रहे। गठबंधन में भी ममता बनर्जी ने उनके साथ किया, बिल्कुल वो भी देखिए। बाहर से यूसुफ पठान कोई ऐसे बहुत बड़े क्रिकेटर नहीं रहे, कोई उनका ऐसा ग्लैमर नहीं रहा। इरफान पठान को मान सकते हैं कि बड़े उनका एक बड़े स्तर पर खेले। यूसुफ पठान को लाकर, बाहरी मुसलमान को लाकर अधीर रंजन चौधरी को हरा दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये जो काटा था, जो तीस थी, वो अधीर रंजन चौधरी के। लेकिन प्रखर देखिए, ये जनादेश ब्रेकिंग के अलावा आप एक बार ऊपर भी जरा रुझानों पर देखिए। 71 सीटों पर अब बीजेपी आगे बढ़ती हुई दिख रही है और 37 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस। मतलब ये तो आधे से भी ज्यादा दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ा अंतर है। और देखिए हार जो पिछले बार से अगर हम कंपेयर करें तो देखिए अभी 113 सीटों के रुझान आए हैं और 113 में 71 पर आगे होना, जिसमें 37 सीटों का फायदा। मतलब पिछले बार के परफॉर्मेंस भी अगर 77 सीटें में से देखें बरकरार रखी तो 37 के, मतलब ये लग रहा है कि सरकार बना रही है, बहुत बड़ी बढ़त बनाती है। बहुत बड़ा उलटफेर नहीं केरलम होगा। के रुझानों में भी भाजपा फिलहाल 3 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है। केरलम के रुझान भी जल्दी से देख लेते हैं। केरलम के रुझानों में भाजपा 3 सीटों पर आगे दिख रही है। ये भी बीजेपी के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि केरलम में भी बीजेपी अब अपनी टैली बढ़ाने की तरफ इस बार से लगी हुई थी और पिछली बार भी उसका प्रदर्शन काफी खराब नहीं था, क्योंकि वोट परसेंटेज लगातार केरलम में बीजेपी का बढ़ता हुआ दिख रहा था। इस बार बीजेपी रुझानों में फिलहाल 3 सीटों पर आगे चल रही है। तो केरलम से भी बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर आती हुई दिखाई दे रही है। केरलम को लेकर समीर से मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि समीर नागपुर में बहुत सक्रिय रहे, नागपुर में लंबे समय तक पत्रकारिता की है और नागपुर भारतीय राजनीति में क्यों पहचाना जाता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, संघ मुख्यालय है। और यहां पर हमें एक चर्चा जरूर समीर करना चाहिए कि केरल में वामपंथी पार्टियों का हारना अगर ये हो जाता है, जो रुझान दिखा रहे हैं, तो भारत के नक्शे से किसी भी राज्य में वामपंथी पार्टी की सरकार नहीं रहेगी। ये बहुत दिनों बाद 77 के बाद, 1977 के बाद 50 साल के बाद ये पहली बार होगा। तो आप ऐसी जगह से आते हैं जहां पर 100 साल पहले एक विचारधारा का जन्म हुआ। आज वो विचारधारा जो है वो एक तरह से 75-80% भारत पर उसका शासन चल रहा है और ठीक इसी समय, इसी आसपास एक वामपंथी विचारधारा जो विदेश से आयातित थी, उसका जन्म हुआ था भारत में, वो आज भारत से साफ हो गई है। समीर, देखिए निश्चित रूप से मुझे लगता है केरल में राष्ट्रीय सेवक संघ ने बहुत कुर्बानी दी है, बहुत संघर्ष किया, लगातार हिंसक हमले राष्ट्रीय सेवक संघ की शाखाओं पर होते रहे, शाखाएं लगने नहीं दी गई। और हमारे सामने सबसे बड़ा उदाहरण है मास्टर साहब, जिनके दोनों पैर काट दिए गए थे और उनको राज्यसभा भेजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और राज्यसभा में जब उन्होंने अपना भाषण दिया था कि उन्होंने अपने दिखाया कि किस तरीके से पैर काट दिए गए थे, तो जो वामपंथ समर्थित हिंसा रही है और वही वामपंथ, अगर मैं राष्ट्रीय स्तर पर देखूं तो अब जो है वामपंथी विचारधारा, जो आयातित विचारधारा थी, विदेश से लाकर भारत पर थोपी गई थी, उसका अवसान हो गया है। साफ शब्दों में कहूं, क्या वामपंथी विचारधारा की आज
केरल नहीं पूरे भारत के अंदर कब्र खुद गई है। ये निश्चित आखिरी रूप से कील है। दो चीजें हुई है, एक तो वामपंथ समर्थित जो नक्सलवाद था वो देश से खत्म किया, अमित शाह जी ने कहा था, और वो नक्सलवाद खत्म होने के साथ वामपंथ भी भारत की राजनीति से लगभग खत्म हो गया है। त्रिपुरा में खत्म हुआ, बंगाल में बहुत पहले खत्म हो गया है, और आज केरल में खत्म होने जा रहा है। ये तस्वीरें दिखाइए, अभी जलेबी तली जा रही हैं। मनोज यादव जी, ये जलेबी बीजेपी मुख्यालय में आई थिंक तली जा रही हैं, शुरू हो गया है जलेबियों का बनना। हालांकि मैं तो इंतजार कर रही थी कि कब मतलब हमें पश्चिम बंगाल की झाल मुड़ी दिखाई देगी इस बार बीजेपी के दफ्तर में। क्यों मनोज यादव जी, ये जलेबी वही तल रहे हैं क्या? सर जी आपको झाल जी अच्छा, जी ओके। रीमा जी, जलेबी भी तली जा रही है, झाल पूड़ी भी खाई जा रही है, और मिर्ची किसी और को लग रही है। जिस ममता बनर्जी का लूट, बम और बारूद का जो सिंडिकेट था उसको बंगाल की जनता ने धराशायी कर दिया है, और वहां पर भारतीय जनता पार्टी आमार सोनार बंगला बनाने जा रही है। ममता बनर्जी के कुशासन के कारण वहां की माँ, माटी और मानू सब त्राहिमाम कर रहे थे। माँ त्राहिमाम कर रही थी और माटी रक्त रंजित हो गई थी। किस तरह से ममता बनर्जी ने हिंसा को बढ़ावा देने का काम किया, जो महिलाओं को पर अत्याचार कर रहे थे उनको संरक्षण देने का काम किया। तो ये साफ साफ दिखा रहा है कि जनता में आक्रोश था कि ममता बनर्जी को हटाना है, और उसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। और आप रीमा जी, आप खुद भी गए थे, मैंने देखा था, आप बंगाल में गए थे, घूम रहे थे, तो जनता ने मन बना लिया था, और सबको पता है कि डबल इंजन जहां की जहां जो रीमा सरकार है, जाती है वहां बीजेपी जीतती है। बहुत पुराना रिकॉर्ड रहा है रीमा का। रीमा आपकी लकी मैस्कट है। मैं इनको पिछले 25 साल से मैं इनको इनकी पत्रकार रिपोर्टिंग देख रहा हूँ। रीमा जहां जहां जाती है वहां बीजेपी के लिए अच्छी खबर लेकर आती है। और एक खबर मैं थोड़ा सा इस टैली से, रीमा एक मिनट, ये सारी टैली से हटकर मैं एक खबर दे दूं। ये बिल्कुल आंकड़े जो हम दिखा रहे हैं, डीडी न्यूज जो आंकड़े दिखा रहा है वो बिल्कुल सही सत्यापित आंकड़े हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के भी अब धीरे धीरे रुझान आना शुरू हो चुके हैं। और इस वक्त पश्चिम बंगाल में बीजेपी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक 18 सीटों पर आगे चल रही है। तृणमूल कांग्रेस मात्र 4 सीटों पर आगे चल रही है, और बीजीपीएम 2 सीटों पर आगे चल रही है। ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट बता रही है। मतलब लेकिन ये देखिए इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, तमिलनाडु में डीएमके के एमके स्टालिन और उदयनिधि स्टालिन दोनों ही पीछे चल रहे हैं। मतलब अभी जिसकी आप बात कर रहे थे, सनातन डेंगू और मलेरिया दोनों पीछे चल रहे हैं। एआईडीएमके 32, डीएमके 20 और टीवी के 27 सीटों पर आगे दिख रही है। यानी ये दो देखिए बीजेपी की जो जिस गठबंधन में एआईडीएमके प्लस, वो यहाँ पर 32 सीटों पर आगे हो गया है। नंबर 2 पर अब टीवी के पहुंच गई है, और नंबर 3 पर डेंगू और मलेरिया की बात करने वाले पिता पुत्र की जोड़ी, स्टालिन फादर और सन की जो जोड़ी है, वो इस वक्त दोनों ही पीछे चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है किसी को डेंगू हो गया है और किसी को मलेरिया हो गया। अभी आते हैं, वापस आते हैं अपने मेहमानों के पास, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर,